कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। जैसा कि मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता रहता हूं कि नहीं वाले शब्द को बहुत ही आराम से आपको देखना है और अंडरलाइन कर लेना है वहां पर। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो अगर आप भाषा विज्ञान बढ़िया से पढ़े होंगे, तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन चौथा जो है कन्नौजी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। बाकी ये जो तीनों यहाँ पर बोलियां हैं ए बी सी, अक्सर मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हम केवल इस पेपर को हिंदी पीजीटी एलडीसी में आ गया तो इसलिए नहीं हल करेंगे, बल्कि हम हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए अगले पेपर में आपके पूछ दिया जाए कि कन्नौजी किस बोली के अंतर्गत है, या फिर पश्चिमी हिंदी से यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए, तो भी आप इस एंगल से क्वेश्चंस को देखिए। तो मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। हम आप लोगों के भविष्य की दृष्टिकोण से धीरे धीरे इस पेपर पर बातचीत करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो। जल्दीबाजी में व्यूज बढ़ाने के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। अब असंगत युग्म हमें बताना है और सवाल पूछा गया है वर्ण और उसके उच्चारण के दृष्टिकोण से। तो एक तरफ वर्ण दिया गया है, दूसरी तरफ से उच्चारण स्थान दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि छ जो है वो तालव्य है, थ जो है मूर्धन्य है, ग दंत्य है और भ ओष्ठ्य है। तो आप देख रहे हैं कि असंगत हमें बताना है। तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन जो तीसरा है वो ग जो है वो दंत नहीं है बल्कि कंठ से उच्चरित होता है। तो ये इस तरीके से आंसर अपने दिमाग में आप बैठाते जाइए, बाकियों को भी देखिए। हो सकता है कि अगली बार परीक्षा में इनमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सवाल आ जाए। अगले क्वेश्चन पे बात करें जो कि बड़ा ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। आमतौर पर ये परीक्षा में कम ही पूछा जाता है, लेकिन यही प्रश्न कई विद्यार्थियों को हो सकता है कि परेशान भी कर दिया। पूछा गया कि निम्नलिखित में एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। एक अक्षर वाला शब्द नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है क्या, आज, अंत, प्यास। तो एक अक्षर वाले शब्दों के बारे में हिंदी व्याकरण की किताबों में कई शब्दों को कई अक्षरों को उसमें रखा है, जिसमें कि आ भी है एक अक्षर के अंतर्गत। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो एक अक्षर वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कई में आ लगा हुआ है, ठीक है। जिनमें जिनमें आ लगा है वो एक अक्षर वाले शब्द में आएंगे और जिसमें नहीं लगा है तो बच रहा है ऑप्शन तीसरा। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर रखना है। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में नहीं भी आए, लेकिन आ जाए तो आप उसको कैसे पकड़ पाएंगे। एक चीज और जो पिछले दो क्वेश्चन को हमने बताया, इनको भी नोट करते जाइए अपने नोटबुक पे कि हिंदी बोलियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और वर्ण और उच्चारण संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके के तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया। चौथे सवाल पर बात करें तो आप देख रहे हैं कि समास से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है रसोई घर, दो चार, मुखचंद्र, गिरिधर। तो बहुब्रीहि समास आपके दिमाग में आ गया होगा कि गिरिधर जो है समास ये क्या है, बहुब्रीहि में आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं रसोई घर जो कि तत्पुरुष समास में आएगा। हो सकता है कि अगले एग्जाम में यही पूछ लिया जाए तो वहां पर आप सही कर पाए, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि विकल्प पर भी बातचीत करूं। दो चार जो है ये द्वंद्व समास हो गया, मुखचंद्र कर्मधारय समास हो गया, ठीक है, और गिरिधर जैसा कि आपने देखा कि बहुब्रीहि समास है। तो इस तरीके से आप इन चारों ऑप्शंस को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए, जबकि इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन चौथा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। देख रहे हैं आप कि कई जगह नहीं पूछ रहा है, कई जगह असत्य पूछ रहा है, कई जगह असंगत पूछ रहा है। तो इन शब्दों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। पूछा गया है कि रात दिन द्वंद्व समास है, रातों रात अव्ययी भाव, गजानन कर्मधारय, गिरिधर बहुब्रीहि। आप देख रहे हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में गिरिधर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे थे और आपको नहीं समझ में आ रहा था
कि बहुब्रीहि समास कौन सा होगा, गिरिधर होगा कि नहीं। तो इसलिए जब क्वेश्चन पेपर हल करने जाइए तो आगे पीछे के क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए गिरिधर तो सही हो गया, रातों रात अव्ययी भाव समास है, और रात दिन आप समझ रहे हैं कि द्वंद्व समास है। तो बच रहा है कि गजानन यहाँ पर कर्मधारय समास में नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, बहुब्रीहि में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व मतलब जिसको कि अगर इसके दूसरे शब्द में बोले लघु, ह्रस्व स्वर नहीं है। कौन सा नहीं है, आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया है अ, इ, ए, उ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से ह्रस्व हमें बताना है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अ भी है, इ भी है, उ भी है, और बच रहा है ए। ये क्या हो गया, दीर्घ में हो गया। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं है, बल्कि इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ए को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है चलाना, चिकनाना और रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के 2 रूप होते हैं। मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से बने न बने हो। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। तो इसमें देखिए जो सही नहीं कथन है वो पहला ऑप्शन है। यहाँ पर जो चलाना, चिकनाना, रंगना आदि है ये मूल धातु कहलाते हैं। ये क्या है, गलत है। ये बल्कि मूल धातु नहीं है, ये धातुओं से निर्मित है। ठीक है, जब धातु आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारे सवाल आ कहां से रहे। एक पुस्तक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये पुस्तक कई लोगों के पास भी होगी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। वहीं से ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं, क्योंकि जब मैं विश्लेषण कर रहा था और आपके क्वेश्चन पेपर को देख रहा था, जबकि आप जानते हैं कि एग्जाम पहले का हुआ है, तो हमने देखा कि सारे प्रश्न जो हैं इसी बुक से आए हुए हैं। तो अब इस बुक को भी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोग जरूर देखिए। आपको अभी टाइम है आपके पास, उस टाइम का यूज कीजिए। वासुदेव नंदन प्रसाद की ये बुक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नासिक्य स्वर वाला नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कहां, विंध्य, पढ़ें, सवार। तो नासिक्य यानी कि जिसका उच्चारण नाक के माध्यम से हो। तो आप ऑप्शन देखें और व्यवहारिक स्तर पर इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन चौथा है, सवार। आप देख रहे हैं कि अन्य शब्दों में कहीं ना कहीं नासिक स्वर का रूप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार परीक्षाओं में आया होगा, और जब अलंकारों की चर्चा मैं करता हूं तो बार बार इस उदाहरण का उल्लेख भी मैंने किया है। अलंकार वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो ऑप्शन दिया गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अच्छा, जब मूल किताब आप पढ़ेंगे तो उषा नागरी के बीच में डैश दिया है। और अक्सर मैं बताता रहता हूं कि जहां पर 2 शब्दों के बीच में डैश और संयोजक का चिन्ह हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। हालांकि यहां से हटा दिया गया इसको। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। ये पंक्तियां आप भली भांति जानते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर, नहीं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अच्छा, मान लीजिए यहाँ रूपक नहीं होता तो इसमें एक अलंकार और होता जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार, और आप सभी के सिलेबस में यह अलंकार लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को तो देख ही रहे होंगे, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे। क्योंकि एलडीसीई जो था वो खास उन विद्यार्थियों के लिए था जो ऑलरेडी केबीएस में कार्यरत थे, उनके लिए था। और ये क्वेश्चन पेपर उन विद्यार्थियों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है, संजीवनी साबित हो सकता है, जो कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से वो केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं। तो बड़ा ही आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आपकी परीक्षा के पहले एक छोटा सा एग्जाम हो चुका है। खैर, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। ऑप्शन दिया गया वस्त्र, असीम, अहंकार, कपास। अब ये आप देखेंगे कि वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब देखेंगे तो पहला ही शब्द उसमें एकार्थी शब्दों में दिया है अहंकार। सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा।
तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िए। अगला प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से पूछे गए हैं। जिन विद्यार्थियों के पास हूं जरूर उनको पढ़िए, मैं आप सभी से विशेष आग्रह करता हूं। देखिए अगला प्रश्न है कि विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा असंगत है। ऑप्शन दिया गया है, वहां कौन आदमी जा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है, वह कक्षा में प्रथम आई है, सार्वनामिक विशेषण। उसके पास आधे पैसे रह गए, संख्यावाचक विशेषण। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, गुणवाचक विशेषण। तो पहले तो आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि हमको विशेषण वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। बाकी इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि असंगत पूछा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, असंगत है, परिमाणवाचक बताया गया है। वहां कौन आदमी जा रहा है, यहाँ पर देखिए कौन जा रहा है, एक तरीके से अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, तो परिमाणवाचक इसमें नहीं है। बाकी जितना भी है, वह कक्षा में प्रथम आई, सार्वनामिक हो गया। आधे पैसे रह गए, संख्यावाचक हो गया। और आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, यानी कि गुण बता रहा है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वर्गीकरण वाला पैटर्न दिया गया है सिलेबस में कि रचना के आधार पर, शब्दों के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है, ऑप्शन दिया गया है रचना, प्रयोग, अर्थ, वचन। तो आपने पढ़ा होगा कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है, प्रयोग के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। ये आपके सिलेबस में ही दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी सिलेबस को अच्छे से पढ़ेगा तो यहां से इसका आंसर दे देगा। वचन के आधार पर बिल्कुल नहीं। बाकी जिस व्याकरण की पुस्तक का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं उसको जरूर आप लोग देखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में मुहावरा और लोकोक्ति दोनों पढ़ना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है आप भला तो जग भला, ये लोकोक्ति है। मान लीजिए आगामी परीक्षा में घुमाकर पूछ दिया जाए कि आप भला तो जग भला क्या है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हमें बताना है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया, शराफत ही सब कुछ है, अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, अपनी बात सदैव सही होती है, सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। तो आप भला तो जग भला यानी आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। फिर से असंगत युग्म को हमें छांटना है। ऑप्शन दिया गया है, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, आंखें नीची होना, लज्जित होना, उंगली पर नाचना, सबकी बात मानना, कलई खुलना, भेद खुल जाना। तो यहां पर हमें असंगत युग्म देखना है। तो जैसे आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन ही सही है। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति, आंखें नीची होना, लज्जित होना, उंगली पर नाचना यानी कि सबकी बात मानना। अगर यहीं पर हो जाता उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर गलत हो जाता। कलई खुलना, भेद खुल जाना, तो यहां पर ये भी सही है। इसलिए मैं इसको अभी उसमें मान रहा हूं कि ये चारों ऑप्शन यहां पर सही है। आप लोग भी कमेंट्स कर कर बता सकते हैं कि इसमें आप सभी को कौन सा आंसर लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी पेपर बनाने वाला है कुछ न कुछ मिस्टेक किया हुआ है, जबकि इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन तीसरा ही माना गया है। चलते हैं आगे बात करते हैं, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, परिचर्चा, 4-5 लोग किसी एक विषय पर विचार विमर्श करते हैं। यहां पर देखिए परिचर्चा को ब्लैक और बोल्ड होना चाहिए था। संवाद, अभिनय में दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय को लेकर बातचीत होती है। वाद विवाद में कुछ व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते हैं। आंसू भाषण के लिए विषय तत्काल दिया जाता है।
तो देखिए इसमें हमें बताना सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है। यहाँ पर बताया गया कि वाद विवाद में पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते हैं, जबकि वाद विवाद में क्या होता है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। अच्छा, जो भी बच्चे अभी तक 15 क्वेश्चन तक पहुंचे होंगे वो देखेंगे कि आंसर की में लगातार अगर सवाल का आंसर तीसरा है तो तीसरा ही है कई प्रश्नों में लगातार, दूसरा है तो दूसरा ही है, पहला है तो पहला ही है। तो इस पैटर्न को भी थोड़ा सा आप लोग समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहां पर कई बार टैली करने पर पता चलता है कि 5 क्वेश्चन के लगातार एक ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं इतना सही कर रहा हूं कि लगातार एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, मैं कुछ गलती कर रहा हूं, लेकिन जबकि आंसर में भी वैसा ही दिख रहा है। तो ये मैं अपना आपको अनुभव शेयर कर रहा हूं यहाँ पर कि इस तरीके से भी देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को सही करें। अगला प्रश्न है कि अपने से छोटे को पत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार संबोधित किया जाता है। तो अगर आप हमारा पत्र लेखन वाला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया मान्यवर, बंधुवर, प्रिय, महाशय। तो यहाँ पर अपने से छोटों के लिए जब पत्र लिखा जाता है तो वहां पर प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जहां पर समकालीन है वहां बंधुवर, और जो लोग बड़े हैं तो वहां पर महाशय इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, मान्यवर का प्रयोग किया जाता है। बंधुवर अपने समकालीन, तो इनको भी ध्यान में रखिए। इस बार छोटों के लिए पूछ दिया है, आगे हो सकता है बड़ों के लिए पूछ दिया दे और या फिर समकालीनों के लिए पूछ दे, तो हर एंगल से आपको देखना है। ये क्वेश्चन पेपर जल्दीबाजी में मैं इसीलिए 120 प्रश्न को नहीं लाया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर देखिए सवाल आ गया, तत्सम तद्भव इत्यादि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछा गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द है राय, पंख, अग्नि, साई। तो आप देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन जो है अग्नि क्या है, तत्सम है। अगर यहां पर आग होता तो इसका ये तद्भव हो जाता, तो सीधे सीधे इसका सही जवाब हो गया अग्नि। बाकी साई का स्वामी, पंख का पक्ष कई बार हो जाता है, और राय का वो ऐसे ही शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो अग्नि से हमारा ज्यादा यहाँ पर मतलब है, तो ध्यान में आप रखिए कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो उठा लिए जाते हैं और तत्सम कहलाते हैं। कई बार तो इसी तरीके से सवाल पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया तद्भव से, किस तद्भव शब्द है। ऑप्शन दिया गया कवि, आज्ञा, किसान, अग्नि। यहां पर भी अग्नि है, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा किसान, जबकि इसका तत्सम होता है कृषक। तो ये क्या हो गया, किसान हो गया। तो अगर आप देख रहे होंगे कि लगातार 4-5 क्वेश्चन का आंसर तीसरा ही हुआ है अभी तक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कौन सा असंगत है। पहले हम क्वेश्चन को देखें क्योंकि हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आपकी विधानार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधवाचक, ये वाक्यों पर आधारित है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वाक्य को केंद्र में रखते हुए हमने सीयूईटी के परीक्षा के लिए एक वीडियो लेक्चर बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो वासुदेव नंदन प्रसाद की ही बुक पर आधारित है। तो समय हो तो जरूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर मूल प्रश्न पत्र को देख रहे हैं जिसकी तैयारी आप लोग खुद कर रहे हैं, तो आपको एक गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा होगा। प्रश्न पूछा गया था कौन सा असंगत है। राजा नगर में आए, विधानार्थक। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, आज्ञार्थक। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, प्रश्नार्थक। मोहन घर नहीं आया, निषेधवाचक। तो इसमें असंगत हमें बताना है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, दिया गया कि प्रश्नार्थक है, लेकिन प्रश्नवाचक जब रहता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क्स जरूर रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। बाकी विधानार्थक क्या है, आज्ञार्थक क्या है, निषेधवाचक क्या है, सब आप इस वीडियो लेक्चर में जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म असंगत है। फिर से असंगत वाला सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है। और यहाँ पर देखें सीधे सीधे, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसका सही जवाब तुरंत बता देंगे। बताया भी गया है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पेपर, ठीक है।
संबंध, काके की, ये सब सारी चीजें जो 8 प्रकार के कारक हैं उनके संबंध से यहाँ सवाल पूछा गया है, कारक और विभक्ति से रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता ने सही है, कर्म को होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, से लिख दिया तो ये गलत हो गया, बाकी और क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो है। अच्छा, यहाँ पर देखिए संप्रदान को के लिए ये भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर कर्म वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लिंग यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दृष्टिकोण से असंगत युग्म हमें बताना है। देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, पंडित का पंडितानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए था पंडिताइन, ठीक है। पंडितानी तो कोई शब्द नहीं है, ठीक है, पंडिताइन होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म, असंगत वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसलिए ध्यान में रखिए। अब तो इस पेपर को देखने के बाद आप लोग जब सोएंगे तो हर आपके सपने में भी आएगा कि असंगत युग्म है, असंगत युग्म है, आने लगेगा। ऑप्शन दिया गया है काला घोड़ा, गरीब महिला, धारदार हथियार, पानी सागर। तो विशेषण की दृष्टि से असंगत हो गया ऑप्शन चौथा। काला घोड़ा सही है, गरीब महिला सही है, धारदार हथियार सही है, यानी कि सही विशेषण यहाँ पर युक्त हुआ है शब्दों को लेकर। सागर का जो विशेषण पानी है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बल्कि अथाह रहता तो इसका जवाब सही हो जाता, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन चौथा है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन पेपर देखकर, और जो भी मैं अपने जाने में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं वो भी अच्छा लग रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिए और साथ बनाए रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है। फिर से वही नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर स्वर संधि नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया परमार्थ, कुशासन, विद्याभ्यास, वागीश। तो आपके दिमाग में तो इसका संधि विच्छेद भी आने लगा होगा, और कौन है स्वर संधि वो भी। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, स्वर संधि ये सब हैं, हमें बताना नहीं। तो ये हो गया व्यंजन संधि, वाक धन ईस, वागीस। इस तरीके से इसका भी चौथा आंसर सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार अगर सही हो रहा है तो चौथा चौथा ही हो जा रहा है। इस चीज का भी ध्यान में रखिए, हो सकता है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अनुमान से भी कई सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। जो विद्यार्थी सुन रहे होंगे वो इस गुरु मंत्र को जरूर ध्यान में रखेंगे, और जिन विद्यार्थियों को लगा होगा कि मैं तो समय ले रहा हूं, हमारे पास समय नहीं है, ये पका रहे हैं, तो फिर वो हो सकता है कि पीछे हो जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नहीं पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया है नदी, सभा, पहाड़ और गंगा। तो इसका जो सही जवाब है कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है वो है गंगा। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी चीज को लेकर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जब जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। और जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है कि जब किसी एक वस्तु, यही मेन अंतर है, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जब हम गंगा कहते हैं तो गंगा नदी का बोध होता है, लेकिन जब नदी कहते हैं तो इसमें यमुना नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी या फिर आपके गांव के आसपास की कोई भी नदी आ सकती है। उसी तरीके से जब हम सभा कहते हैं तो कोई भी सभा हो सकती है, छात्र सभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। जब पहाड़ की बात करते हैं तो कोई भी पहाड़ हो सकता है, ठीक है, जो भी है, चाहे वो विंध्याचल पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, या फिर जो भी छोटे मोटे पर्वत हो, सतपुड़ा पर्वत, पहाड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गए
ये सब हो गए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन गंगा शब्द यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे उनका यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि आगामी परीक्षा में अगर घुमाकर भी सवाल पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर, जातिवाचक संज्ञा को लेकर, तो इसका सही जवाब बता देंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल पूछा गया है कि नौकर गांव तक गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब रेखांकित शब्द है तक, ऑप्शन दिया गया संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, संबंध सूचक, उद्देश्यवाचक। तो नौकर गांव तक गया, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, उद्देश्यवाचक। उसका उद्देश्य था गांव तक जाना, तो ये क्या हो गया, उद्देश्यवाचक। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्द का है। ऑप्शन दिया गया कनिष्ठ, भूख, धोखा, शासन, नाश, विकास। तो आप देख रहे हैं कि नाश शब्द इसमें क्या हो गया है, एक गलत दे दिया गया है, तो इस तरीके से ये अशुद्ध शब्द का विकल्प हो गया। वाणी, बाण, पूर्व सही है। क्षमा, प्रणाम, वेणी ये भी क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में औरत किस भाषा का शब्द है। अगर आप सभी अपने नोटबुक पर नोट कर लें कि भाषाओं से संबंधित शब्द दे दिए गए हैं और भाषा किस भाषा का है। इस बार औरत पूछा है, अगली बार एग्जाम में अलमारी इत्यादि भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए कि हमें हिंदी में जो भी आगत शब्द हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, उन शब्दों को भी ध्यान में रखना है। औरत शब्द ऑप्शन दिया गया अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगीज। सही जवाब है ऑप्शन एक, अरबी भाषा का शब्द है औरत। अगला शब्द है निम्नलिखित में असंगत युग्म है। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ऑप्शन दिया गया कपड़ा सिला जा चुकेगा, पूर्णता बोधक क्रिया, काम न किया जा सका, शक्ति बोधक क्रिया, पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकता बोधक क्रिया, वह विद्वान समझा जाने लगा, आरंभ बोधक क्रिया। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन उठा लिया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से। जब आप क्रिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि क्रिया कुल 11 प्रकार की होती है, वो भी संयुक्त क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो असंगत युग्म इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी इसको कैच कर पाएंगे, वरना फिर अनुमान से आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए यहां पर जहां भी लगा शब्द रहता है वहां पर आरंभ बोधक क्रिया होती है, ये सही है। पत्र फाड़ डाला जाएगा, ठीक है, तो ये आवश्यकता बोधक क्रिया है, ये भी सही है। काम न किया जा सकेगा, जहां पर सकना शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर शक्ति बोधक क्रिया होती है, ये भी सही है। कपड़ा सिला जा चुकेगा, बताया जा रहा है कि पूर्णता बोधक क्रिया है, ये क्या है, गलत है। पूर्णता बोधक क्रिया कोई इसका भेद नहीं है। इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, मतलब असंगत युग्म है। बाकी क्या है, संगत। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सुगम, सुलभ, स्वरूप, स्वागत। तो सु उपसर्ग से नहीं बना है, तो सुगम बना है, सुलभ भी बना है, स्वरूप शब्द नहीं बना है, स्वागत भी बना है, और कई बार तो संधि विच्छेद भी इसका पूछ दिया जाता है, सुधन आगत स्वागत। तो कई लोगों को लगेगा कि सुधन रूप हो जाएगा स्वरूप, लेकिन ये नहीं है शब्द सही। बाकी जितना भी सब में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा सही विलोमार्थी नहीं है। आप देख रहे हैं कि केबीएस का जो भी एग्जाम हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्वेश्चन को पढ़ते समय। विलोमार्थी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अक्षम, सक्षम, तामसिक, सात्विक, अकृत्रिम, नैसर्गिक, दुर्जन, सज्जन। तो आप देख रहे हैं यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, क्योंकि यहां पर अकृत्रिम शब्द लिया गया, ये ऑलरेडी गलत है। ठीक है, अकृत्रिम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये, तो ये एक तरीके से विलोमार्थी एक दूसरे के नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। पहले पूछा जाता था कि शुद्ध वाक्य नहीं है, अब यहां पर पूछा गया अशुद्ध वाक्य नहीं है।
मेरे को खाना नहीं खाना, ये क्या हो गया? ये तो अशुद्ध लग रहा है पूरा एकदम। आप अपने घर जाओ, मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। ये क्या, देखिए ये सब क्या है, अशुद्ध है। और सही जवाब हो गया अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि हमको शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। बाकी क्या है, सब अशुद्ध में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? अब यहां पर पर्यायवाची को भी ध्यान में रखना है आपको। अब असंगत शब्द पूछ लिया। पहले क्या होता था कि एक पर्यायवाची पूछ देता था एक शब्द का और चार ऑप्शन दे देता था, लेकिन अब देखिए पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए आपको एक से अधिक पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नदी का पर्यायवाची दिया है सरिता, तटनी, तरंगिणी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। पक्षी का दिया है विहग, खग, मधुप, तो विहग और खग तो पक्षी हो गया, लेकिन मधुप हो गया भौरा का, तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो गया, असंगत हो गया। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आप देख सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो बाकी सब सही है। ऑप्शन दूसरा जो है वो क्या है, असंगत युग्म है, तो इस तरीके से सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य है। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि विशेषण क्या होता है, ये सब पढ़े थे, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये सब भी जानते होंगे। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण का विशेषण बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो विशेषण का विशेषण बता रहा है। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार का विशेषण बड़ा बता रहा है, तो एक तरीके से पहला ये आंसर इसका क्या हो गया, सही हो गया। बाकी को, यह पुस्तक मोहन की है, इसमें कोई विशेषण ही नहीं दिख रहा है। वह लड़की जा रही है, इसमें भी विशेषण नहीं दिख रहा है। राधा, दौड़ में राधा प्रथम आई, ये भी विशेषण युक्त नहीं है। पहला एक ऑप्शन है जो कि जिसमें विशेषण भी लगा है और प्रविशेषण भी लगा है, इस तरीके से पहला जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है, उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है, यानी कि उसने घर आकर भोजन किया, ये तो सरल वाक्य हो गया, लेकिन इसका संयुक्त वाक्य हमें बताना है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि जो सीयूईटी के लिए हमने वीडियो लेक्चर वाक्य के लिए बनाया था, उसको जरूर समय निकालकर आप लोग देखिए, पता चल जाएगा कि वाक्य कौन संयुक्त है, कौन सरल है, कौन मिश्र है, कौन नकारात्मक है, कौन क्या है, इस टाइप से। तो संयुक्त की जब भी बात आती है तो उसमें और शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस ऑप्शन में और लगा होगा वही इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, वह घर आया और उसने भोजन किया। अगला प्रश्न है, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विधानवाचक वाक्य। देख रहे हैं आप कि वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को जरूर पढ़कर जाइए, परीक्षा के पहले बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर सही होंगे। एनसीईआरटी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए उस बुक को जरूर पढ़िए। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? अब इसमें इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है विशेषण उपवाक्य। क्यों है? क्योंकि इसमें जो शब्द आया हुआ है, ठीक है, विशेषण उपवाक्य है, जो से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लंबा लंबाई, मौसम मौसमी, चमक चमकीला, वर्तमान निवर्तमान। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर चौथा है, वर्तमान निवर्तमान संज्ञा और विशेषण की दृष्टिकोण से गलत है, बाकी क्या है, सब सही है। अगला प्रश्न है, रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? आप देखेंगे वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब में तो अर्थ के दृष्टिकोण से कुल इनकी संख्या 11 है, लेकिन रूप के दृष्टिकोण से इनकी संख्या कितनी है? सही जवाब है, ऑप्शन में पढ़ देता हूं, 8, 7, 6, 5। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है 7 है।